नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है शालिग्राम एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है जो भी क्लास सिक्स्थ में है, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर सोशल साइंस में हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का भी पार्ट है, जियोग्राफी का भी पार्ट है। तो आज हम जो आपकी हिस्ट्री वाली बुक है जिसका नाम आपको पता है क्या है, हमारे अतीत, हम उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमको हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। सिर्फ आप इसलिए ना पढ़ें कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, वो आ जाएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो चैप्टर से लगा करके जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर के अंदर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हम सॉल्व कराएंगे आपको यहीं पर क्लास के अंदर। तो आप इसलिए पढ़ें ताकि आपको कुछ समझ में आए। आप सभी ने 3 इडियट जैसी पिक्चर देखी होगी, तो उसमें सिर्फ आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको किताबी भाषा सिर्फ एक बार पढ़ने से ही आराम से लिखने में आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप बस समझिएगा, क्योंकि किताब तो आपके पास भी है। अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ के ही बताऊं तो आप वो तो बुक से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूरी चीज़ें समझाते चलूँगा और जो भी ज़रूरी होगा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिल सारा जाएगा आपको, क्वेश्चन आंसर चैप्टर सब मिल जाएगा यहाँ पे, पर आप ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो इतिहास हमको इसलिए जानना होता है दोस्तों, ताकि पहले जो हुआ था हम उसको वर्तमान से रिलेट कर पाएँ। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी नई स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे आप अगली कक्षा में एडमिशन लेते हैं, तो वो हमेशा पूछते हैं कि पिछली कक्षा में आपके कितने नंबर आए थे, या पिछले 5 सालों में हर क्लास में आपके कितने नंबर थे, किस सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं। ठीक है, ये किस लिए पूछा जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आपकी एबिलिटी क्या है और उस हिसाब से आपको अगली स्कूल में या अगली क्लास में वो एडमिशन देते हैं। तो उनको कैसे पता चला, जो पीछे से चला आ रहा है, जो आपका अतीत है, उसको बेस बना के वो आपका जो वर्तमान है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, और फ्यूचर को और बेटर कर सकते हैं। तो इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पता लगा पाएँ कि पहले क्या था और आगे क्या होगा। मान लीजिए पहले, आज के ज़माने में अगर पता नहीं होता कि पहले चिकित्सा में, है ना, मेडिकल साइंस में कितनी तरक्की हुई है, या पहला फ़ोन कैसा था, पहला रेल का इंजन कैसा था, ये सब चीज़ें कैसे अपग्रेड हुई हैं, क्योंकि हमको पहले का पूरा पता है कि पहले ऐसे बना था, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, तो अब इसमें अपग्रेड कैसे करना है, इसको और आगे कैसे बढ़ाना है। तो अतीत हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट आपका इतिहास हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और हर चीज़ जो बीत चुकी है वो इतिहास है, चाहे कल की हो, चाहे परसों की हो, चाहे 1 महीने पहले की, चाहे 1 साल पहले की, चाहे 100 साल पहले की, चाहे 1000 साल पहले की, चाहे 1 लाख साल पहले की। हर बीती हुई चीज़ आपके इतिहास के अंतर्गत आती है। तो आप फटाफट से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप समझते चलिएगा ताकि ज़्यादा बड़ ना हो। आपके चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इतिहास में हमको यही जानना होता है कि कब क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, और ये किस तरह से हुआ था या कैसे हुआ था। तो इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि रशीदा नाम की एक लड़की है जो बैठ के अखबार पढ़ रही है। आप अपनी बुक साथ में लेके बैठे, आपको थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने में। तो रशीदा नाम की लड़की है जो कि अखबार लेके बैठी हैं, उसको उसके अंदर एक हेडिंग दिखाई देती है 100 साल पहले। कुछ भी होगा, 100 साल पहले का कोई कंकाल मिला है, 100 साल पहले का कोई नगर मिला है, 100 साल पहले का कोई सोने का सिक्का मिला है। तो उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि इतने साल पहले, 100 साल पहले की चीज़ कोई कैसे बता सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अगर आपको 1 महीने पहले की या कल की कोई खबर चाहिए, आप अखबार पढ़ेंगे, आप रेडियो सुनेंगे। ठीक है, या आप मोबाइल के अंदर इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। अगर उससे कोई पुरानी चीज़ है 10 साल 20 साल पहले की, तो आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, तो वो आपको जानकारी दे देंगे। 40-50 साल पहले की है तो आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से, घर के बुजुर्गों से पूछेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि 15,000 साल पहले क्या हुआ था, या मैं आपको ये बोल दूँ कि 500 साल पहले क्या हुआ था, तो क्या हम टीवी, रेडियो और मम्मी पापा, दादा दादी, इनसे पूछ के इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। वैसे आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, तो वो हमें पता चल सकता है। पर जिसको भी पहली बार पता चला होगा, जिसने रेडियो पे डाला होगा, जिसने बुक में लिखा होगा, जिसने इंटरनेट पे डाला होगा, उसको कैसे पता चला कि 500 साल पहले क्या हुआ था। तो ये सवाल इसके मन में आता है। अब ये पूछ रहे हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कल क्या हुआ था। आप सिंपली अपने दोस्त को देखिए और या खुद को देखिए और पूछिए कि आप पीछे अगर जाने का मौका मिले आपको कुछ पूछने का, तो आप क्या
जानने की ट्राई करेंगे। आज आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, हवाई जहाज है, आपके पास खेलने के लिए अलग अलग तरह की गेम है ना, डिजिटल गेम्स हैं, बहुत सारे, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। पर आपके मन में कभी कभी आता होगा, अगर आप बैठ के सोचेंगे तो, कि 500 साल पहले लोग क्या खेलते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या बिजनेस करते थे, क्या काम करते थे। आज आपने बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई आईएएस हैं, कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं। तो 500 साल पहले लोग क्या काम करते थे, और अगर कोई डॉक्टर था तो किस तरह से काम करता था, कोई इंजीनियर था तो उस वक्त तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो किस तरह से काम करता होगा, उस वक्त के बच्चे कौन सा खेल खेलते होंगे। आजकल तो पिज्ज़ा है, बर्गर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, उस वक्त के लोग क्या खाते होंगे। तो ये सवाल तब आते हैं जब आप बैठ के सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। अब पूछ रहा है कि लोग कहाँ रहते थे। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ जो आगे जाके और क्लियर हो जाएगी कि लोग कहाँ रहते हैं। हमको जीने के लिए, रहने के लिए बेसिक चीज़ों की नीड होती है, जैसे कि रहने के लिए आपके पास घर हो जहाँ आप सुरक्षित रूप से रह सकें, ठीक है, खाने के लिए खाना हो, पीने के लिए पानी हो, और क्या चाहिए, मेन चीज़ें यही थी पहले। आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों को लग्जरी लाइफ चाहिए, सब कुछ आपको खेलने के लिए वीडियो गेम चाहिए, है ना, आप बाहर घूमना जाना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं महीने के महीने, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है उस वक्त में। तो उस वक्त के लोगों के लिए क्या था कि हम अपना पेट भर लें, हम सुरक्षित रूप से रह लें और पानी पी लें। तो ये चीज़ें कहाँ पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोलूँ आप रेगिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ पे इजीली पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आपको वहाँ पे जंगल मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो घर तो फिर भी बना सकते हैं आप। तो लोग वहाँ पे बसते थे जहाँ पे पानी होता था। पानी कहाँ होता है? या तो समुद्र में या नदियों में। पर समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते। पानी हम कहाँ का पी सकते हैं? नदियों का पी सकते हैं। तो लोग वहाँ पे बसते थे जहाँ पे नदियाँ बहती थी, क्योंकि नदियों के पास में वन होते थे, जंगल होते थे। जंगल में उनको फल फूल भी मिलते थे और जंगल में जानवर भी रहते थे जिनका वो शिकार करके उनका मांस खाते थे या फल फूल खाते थे, पौधों की जड़ खाते थे। और वहीं पे जंगलों के पत्तों से वो अपने वस्त्र बना लेते थे, अपनी झोंपड़ियाँ बना लेते थे और वहाँ पर वो रहते थे। पीने का पानी नदी से मिल ही जाता था। तो उस वक्त के लोग वहाँ बसते थे जहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है। उस वक्त की हमको जो भी सभ्यताएं मिलती हैं सब की सब नदी घाटियों में या नदियों के तटों पर, नदी के किनारों पर बसी हुई मिलती हैं। अब इसमें बोल रहे हैं आपको कि मानचित्र संख्या 1 जो कि पेज नंबर 2 पर है, उस पर नर्मदा नदी का पता लगाओ। आपको मैप अच्छे से देखना है बुक के अंदर, जिस भी चैप्टर के अंदर, चाहे वो हिस्ट्री के अंदर आए, जियोग्राफी के अंदर आए, पॉलिटी के अंदर आए, किसी भी चैप्टर के अंदर अगर आपके पास मानचित्र आता है, मैप आता है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उससे आपको समझने में इजी हो जाता है। आप पूरी दुनिया को ऐसे नहीं देख सकते यहाँ खड़े खड़े, पर अगर आपके सामने मैं मैप बना दूँ तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान यहाँ है, मुंबई यहाँ है, ठीक है, पंजाब यहाँ है, या अमेरिका यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है। आप मैप के थ्रू उसको शॉर्ट में समझ सकते हैं और एग्जाम में आपके मैप के ऊपर बेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये देखिए यहाँ पर एक आपको वर्ड दे रखा है कि वो लोग जानवरों का आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार, और आगे एक और वर्ड देखने को मिलेगा आखेटक, मतलब शिकारी। तो वैसे इसके अंदर दे रखा है, कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप बस समझते चलिए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए इसने एक तो चीज़ बोली है कि मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ, और उसके जस्ट बाद में एक और इसने चीज़ बोली है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। कौन सी पहाड़ियाँ? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान करवा देता हूँ। इसके अंदर एक वर्ड दे रखा है उत्तर पश्चिम। आई होप आप लोगों को पता होगा, आप काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पर फिर भी मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको दिशाओं का पता कैसे लगाना है अगर आपको मानचित्र की बात करें। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हम कैसे पता लगाते हैं? सूर्य से पता लगाते हैं। रात के समय तारों से पता लगाते थे लोग पहले, क्योंकि पहले तो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से। उसके सामने विपरीत कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। और इधर हो जाएगी पश्चिम दिशा, इधर हो जाएगी उत्तर और इधर हो जाएगी दक्षिण। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको मैप से समझाऊं तो ये देखिए यहाँ पर, ये आपके सामने भारत का मानचित्र है। अब अगर मैं इसको सेंटर मान लूं और एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं, एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय।
और नीचे जहां पर श्रीलंका है वो कौन सा भाग है, दक्षिण है। तो ये आपका कौन सा हो गया, उत्तर। ये आपकी उत्तर दिशा हो गई और ये यहां पर आपकी दक्षिण दिशा हो गई। दिख रहा है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इस तरफ कौन सी हो जाती है, पूरब, और इस तरफ कौन सी हो जाती है, पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब अगर मैं दो लाइन इस तरह से खींच दूं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो चार दिशाएं और ऐड हो गई इसके अंदर। अब देखिए इधर आइए, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है, मैं दिख रहा हूं, हाँ, ये आपकी उत्तर दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है। अगर इसके बीच की दिशा की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये जो तिरछी लाइन निकल रही है, इस दोनों के बीच की जो दिशा है तिरछी, ये उत्तर पूर्व हो गया। और अगर इधर मैं आ जाऊं तो इधर हो गई उत्तर और इधर हो गई पश्चिम। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे हम, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, इसी तरह से इधर पूर्व हो गई, इधर दक्षिण हो गई, तो इधर कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। और इधर की तरफ आ जाऊं तो दक्षिण पश्चिम। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद नोटबुक के अंदर बना लीजिए, क्योंकि अब ये तो ऑनलाइन क्लास है, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से ये दिशा का ज्ञान हो गया। अब ये इसलिए क्योंकि आपकी चैप्टर में डायरेक्ट दे रखा है, पूर्व में देखो, उत्तर पश्चिम में देखो, उत्तर पूर्व में देखो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम किधर की बात कर रहे हैं। ये सब हो गया अच्छे से। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इधर कुछ दे रखा है कि उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व, कब, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। आपसे सवाल पूछा जाए परीक्षा में कि 8000 साल पहले सबसे पहले कहां पर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया था, तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं उसके आसपास का क्षेत्र। अब देखिए, आज अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं पर आपको अगर कृषि का, खेती का ज्ञान नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि जौ और गेहूं कैसे उगाए जा सकते हैं। हल्का हल्का आइडिया है क्योंकि हमने बुक्स में पढ़ा है, पर यही सोचिए आज इतनी टेक्नोलॉजी है, उस वक्त आज से 8000 साल पहले, 800 साल पहले भी नहीं, 8000 साल पहले लोगों ने गेहूं और जौ उगाना सीख लिया था। तो कितने इंटेलिजेंट थे उस वक्त के लोग। ठीक है, चलिए, उन्होंने भेड़ पाली, बकरी पाली, गाय बैल जैसे पशु पाले, उनको पालतू बना लिया। उन्होंने गेहूं उगा लिया, जौ उगा लिया, उनके खाने की व्यवस्था हो गई। उन्होंने, ये देखिए कौन से जानवर है जो आज भी हम पालते हैं, बकरी, गाय, ये हमको दूध देती है, बैल हो गया बोझा ढोने के काम आता है, भेड़ हो गई उसके ऊन से हमें कपड़े मिलते हैं। तो उन लोगों ने एग्जैक्टली उन्हीं जानवरों को पाला जिनसे ज़रूरत की चीज़ों को लिया जा सकता है। उन्होंने शेर तो नहीं पाला, उन्होंने सांप तो नहीं पाला, ठीक है, तो इतनी उनको समझ थी और उन्होंने खाने वाली चीज़ें भी उगाने स्टार्ट कर दी। अब ये तो उसने बताया है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर। अब नीचे इसने एक और दिया है, उत्तर पूर्व में देखो गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे अन्य स्थान है जहां कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया, विंध्य के उत्तर में, विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में, जो अपना उत्तरी भारत वाला भाग है वहां पर क्या उगाया गया, चावल उगाया गया सबसे पहले। अब ये सारा का सारा मैं आपको मैप में समझा देता हूं। आइए, ये यहां से सबसे पहले उसने क्या बोला था, नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो यहाँ देखिए मैप में ढूंढिए 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 ढूंढिए, ये रही नर्मदा नदी, मिल गई हमको नर्मदा नदी। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज किए देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये देखो, ये जो मैंने गोला किया है ये है नर्मदा नदी। ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा, ये लगभग भारत के बीच में है नर्मदा नदी। ठीक है, अब इसने बोला था कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इधर आइए आप, ये रही उत्तर पूर्व में, ये उत्तर पूर्व दिशा है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बांट दूं और तो ये इधर जाके तिरछी उत्तर पूर्व दिशा, ठीक, उत्तर पश्चिम दिशा, सॉरी कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा। ये हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये वो एरिया है जहाँ पर लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले जौ और गेहूं उगाए थे। अब इसने बोला भारत में उत्तर पूर्व। अब भारत में उत्तर पूर्व वाला हिस्सा कौन सा है, ये रहा। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ बोली थी इन्होंने, गारो की पहाड़ियाँ। तो ये रहा गारो की पहाड़ियाँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या उगाया था इन्होंने,
चावल और इसकी खेती हुई थी, गारो की पहाड़ियों की साइड में और विंध्य पहाड़ियों की साइड में। विंध्य की पहाड़ियाँ देख लीजिए, ये रही विंध्य की पहाड़ियाँ बोल दीजिए या विंध्याचल पर्वतमाला बोल दीजिए, ये एक ही चीज़ हो गई, ये भी भारत के बीच में है। तो ये जो पहाड़ होते हैं, ये जो नदियाँ होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ये प्राकृतिक विभाजक हैं। मान लीजिए पाकिस्तान हमसे 1947 में अलग हो गया, विभाजन हो गया था। अब उसके बाद में हमने एक LOC डिसाइड कर ली कि भाई ये तुम्हारा देश है, ये हमारा देश है, बीच में एक लाइन खींच दी। ये तो हो गई कृत्रिम, ठीक है, ये तो हो गई कृत्रिम सीमा निर्धारण। हमने अपने हिसाब से उसका सीमा का निर्धारण किया, तारबंदी कर दी, गेट बना दिया, दीवार बना दिया और खत्म। ये तो मानव ने बनाया है। तो प्रकृति ने क्या बनाया है? प्रकृति दो चीज़ों को कैसे अलग कर सकती है? मान लीजिए मेरे को इस रूम से उस रूम में जाना है, तो मैं गेट से निकल के और चला जाऊंगा। पर अगर मान लीजिए मेरे को इस रूम से उस रूम में जाना है और ये है तो पास पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, पर बीच में बहुत बड़ी सी नदी आ गई, जस्ट मुझे उधर दिख रहा है कि वो एक आदमी सामने खड़ा है, पर बीच में बड़ी सी नदी है। मुझे पता है कि जस्ट उधर कोई आदमी खड़ा है, पर बीच में बड़ा सा पहाड़ है। तो ना चाहते हुए भी उन दोनों का क्या हो गया? विभाजन हो गया जगहों का। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचने में काफी कठिनाई फील करनी होगी, हम उसको एक नहीं मान सकते ऐसे। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सीमा निर्धारक। चाहे समुद्र हो गए, चाहे नदियां हो गई, चाहे पहाड़ हो गए, आगे आपको यह देखने को मिलेगा, आपके चैप्टर में है। तो विंध्य पहाड़ियों के आसपास में सबसे पहले चावल उगाए गए थे। अब देखिए आपके चैप्टर में डायरेक्ट लाइन पे लाइन दे रखी है और सारा का आंसर कहाँ है? मैप के अंदर। तो आपको खाली ऐसे मैप मिल सकता है, उसके अंदर आपको पूछ लेंगे विंध्य की पहाड़ियाँ किधर है, गारो की पहाड़ियाँ किधर है, नर्मदा नदी किधर है, गंगा नदी किधर है, सिंधु नदी किधर है। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको मैप पूरा दिमाग में याद होना चाहिए। बार बार खाली मैप को भर के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो अभी लिखा हुआ है तो ढूंढना ईजी है। चलो ये हो गया यहाँ पे अपना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर में। अब ये बोल रहे हैं कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। एक बड़ी नदी है, छोटी छोटी अलग अलग, मतलब उससे छोटी, बड़ी वाली नदी से छोटी, वैसे ये छोटी होती नहीं है। तो छोटी छोटी नदियाँ आई और एक बड़ी नदी में मिल गई और फिर वो बड़ी नदी आगे बहने लगी। तो वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बड़ी नदी में आके मिली, वो उस बड़ी नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। ये हो गया। इसमें बोल रहे हैं कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। लगभग 4700 साल पहले, 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, कितने साल पहले? 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्यों फले फूले नदियों के आसपास? क्योंकि मैंने बताया रहने को जगह मिल गई, पीने को पानी मिल गया, और नदियों के पास में जंगल है तो जानवर मिल गए और फल फूल मिल गए। तो उनकी बेसिक नीड पूरी हो गई, तो वहीं पे उन्होंने अपना डेरा जमा लिया, वहीं पे रहने लगे, अपने परिवार बसा लिए, और इस तरह से धीरे धीरे करके क्या हो गया? नगर बस गए। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, 4700 साल पहले कहाँ पर? सिंधु नदी के आसपास नगर बस गए, और 2500 साल पहले कहाँ पर? गंगा के आसपास, गंगा नदी के आसपास नगर बस गए। अब बोल रहा है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यहाँ तक हो गया। अब चलो मैं इसको पहले पता लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो और आपका मिस हो जाएगा। नीचे नीचे, चलो 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 आओ। अब मैं आपको सिंधु नदी दिखाता हूँ, ये देखिए, फोकस कीजिएगा इधर। हाँ, उसने क्या बोला? सिंधु और उसकी सहायक नदियों का आप पता लगाओ। तो ये रही सिंधु नदी। सिंधु नदी और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ कौन सी? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, और आगे चल के एक ये व्यास नदी। अब मानचित्र में भी आप देखिएगा ये लाइनें बनी हुई ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ आके पूरी एक में मिले जा रही है। तो ये कौन सी हो गई? सिंधु नदी। और झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये क्या हो गई? इसकी 5 सहायक नदियाँ हो गई। ये हो गया। अब इधर आइए, इसने क्या बोला? गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। अब ये रही गंगा नदी, ये रही गंगा नदी, और जस्ट इसके नीचे ये रही इसकी सहायक नदी सोन नदी। तो मानचित्र में आपको पता लग गया इसका। अब ये क्या होता? सिंधु के आसपास भी नगर बस गए थे और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में भी नगर बस गए थे। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है आपका बिहार। तो गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, प्राचीन समय में उसको क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था, मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही आगे चल के क्या हो गया? बिहार वाला क्षेत्र हो गया। चलो ये यहाँ पे अपना कंप्लीट
आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वो ही आपके नेक्स्ट आगे दे रखा है कि नदियों के आसपास का प्राचीन काल में नाम क्या था, मगध था, जो कि वर्तमान में बिहार हो गया। और क्योंकि बड़ी नदी थी तो उसके पास उपजाऊ भूमि भी होगी, बड़े बड़े जंगल होंगे, कई सारे जानवर होंगे, फल फूल पेड़ होंगे, लोगों को ज़्यादा रहने के लिए खाने के लिए जगह मिलती होगी। तो वहाँ पर जो नगर था वो भी समृद्ध था और वहाँ के राजा क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे। अगर आज कौन सा राजा, कौन सा आदमी सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर गिना जाएगा, जिसके पास में ज़्यादा ज़मीन है, जिसके पास में ज़्यादा जानवर हैं, जिसके पास में ज़्यादा धन दौलत है, तो वो अपने आप ही पावरफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उसके अंडर में रहेंगे। ठीक है, चलो अब एक ये चीज़ आपको इस साइड में दे रखी है कॉर्नर में, इग्नोर नहीं करना है कुछ भी। ये बोल रहा है कि दक्षिण एशिया, अब दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं वो देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा। दक्षिण एशिया के अंदर अपना भारत आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, भूटान आ जाता है, चीन आ जाता है। ये सारे के सारे देश किसके अंदर आते हैं, दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। अब क्योंकि हम आपसे अगर मैं पूछूं कि हमारा भारत देश किस महाद्वीप में है, तो हम क्या बोलेंगे, एशिया महाद्वीप के अंदर है। एशिया महाद्वीप के अंदर भी हमारा पर्टिकुलर ये किस भाग के अंदर है, तो दक्षिण एशिया के अंदर है। तो दक्षिण एशिया के अंदर इतनी नदियाँ, इतने पहाड़ हैं और इतने सारे देश कवर कर रखे हैं कि इसको ऑटोमेटिकली क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बाकी का जो एशिया का पार्ट है ये उससे बड़ा है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, जवाब दीजिए। तो आपको फिर उसके अंदर लिखना है भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन, ये सारे के सारे, और म्यांमार, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, दक्षिण एशिया के अंदर, और श्रीलंका भी। चलिए यहाँ से और कुछ समझने लायक, एक और चीज इसने दे रखी है कि प्राचीन समय में इतनी पहाड़, इतनी नदियां होने के बावजूद भी लोग यात्रा करते थे। यात्रा क्यों करते थे? आज मैं आपको बोलूँ आपको बाहर जाना है, तो आप बाहर किस किस रीजन से जा सकते हैं, थोड़ा अपना दिमाग चलाइए। आप बाहर किस लिए जा सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। आप बाहर किस लिए जा सकते हैं, बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, बड़ा ऑफर मिल गया कहीं से, तो आप बाहर काम करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, या आपने कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देख लिया, अखबार के अंदर कोई न्यूज़ पढ़ ली, तो आप किस लिए जा सकते हैं, आप जा सकते हैं नई चीज़ों का पता लगाने के लिए। आपने देख लिया कि कोई फलानी जगह पे अच्छी सी नदी है, या अच्छा सा तालाब है, या पुराना सा मंदिर है, तो आपके मन में आता है चलो चलो एक्सप्लोर करते हैं। छुट्टियां पड़ी और आपने दोस्तों के साथ आप निकल गए, अपने मम्मी पापा के साथ आप निकल गए घूमने के लिए। तो इन सब चीज़ों से लोग आज भी घूमने जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग पहले भी घूमने जाते थे। सामान्य लोग, राजा और लोग यात्रा क्यों करते थे? क्योंकि उनको दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में लेना था, और अपनी शक्ति को, अपनी समृद्धि को, अपनी धन दौलत को बढ़ाना था। तो पहले भी लोग इसी वजह से यात्रा करते थे, और आज भी लोग इसी वजह से यात्रा करते हैं, भले ही वो यात्रा कितनी मुश्किल हो। आज तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी आ गई, एरोप्लेन से उड़ के चले गए, जहाज में चले गए, ट्रेन में चले गए, कार से चले गए। उस वक्त के लोग पहाड़, नदियाँ कैसे पार करते होंगे, परेशानी होती होगी। पर फिर भी अगर कहीं अकाल पड़ गया, कहीं काम की कमी हो गई, कहीं अच्छा काम मिल रहा है, ठीक है, कहीं अच्छी शिक्षा मिल रही है, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, या अच्छा घूमने को मिल रहा है, आपका जीवन कहीं पे बेहतर बन रहा है, तो ऑब्वियसली आप एक बार के लिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ उठाकर भी चीज़ों को पार करके चले जाएंगे। तो वैसे ही लोग समुद्रों को, रेगिस्तानों को, पर्वतों को, पहाड़ियों को, इनकी जोखिम भरी यात्रा करके भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? देखिए, ये सवाल बाद में आया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ये हो गया, हाँ ये देखिए, ये दक्षिण एशिया का मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ। दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ये दक्षिण एशिया का मैप है आपका। फोकस कीजिएगा थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है साउथ एशिया। अब देखिए मैं बताता हूँ, चाइना आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, भारत, इंडिया आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, और अफगानिस्तान भी आ गया। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? दक्षिण एशिया के अंदर। ये साउथ एशिया का मैप है, ये बुक के अंदर नहीं है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ऐड किया है लेक्चर के अंदर। देखिए,
वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आगे हर चैप्टर का वीडियो आपको हर सब्जेक्ट का अच्छे से मिलेगा। आपको क्या करना है, शालिग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज के लोग जो गए बाहर या पहले के लोग गए बाहर, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, सीखने को मिला। आपको पता चला कि आप जो दाल चावल बनाते हैं, कोई एक देश है या कोई एक दूसरा राज्य है जहाँ पे आपसे भी टेस्टी दाल चावल बनाए जाते हैं। आपको लगेगा यार मैं कैसे सीखूं, आप सीखने के लिए वहाँ चले गए। आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पढ़ना है पर मेरे को यहाँ पे पढ़ के इतनी संतुष्टि नहीं मिल रही है, मेरे को तो अमेरिका जाके पढ़ना है, तो आप पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे। आपको लगेगा कि जो मैं सामान बना रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं बिक रहा है, तो मुझे बाहर जाके बेचना चाहिए, तो आप वो सामान लेके बाहर जाएंगे। या कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको लगेगा कि यहाँ पे सामान की नीड है, तो वो बाहर से सामान लेके यहाँ आएगा। उसने जो सीखा है वो सिखाने के लिए यहाँ आएगा। इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी समृद्धि बढ़ेगी। बाहर का पैसा अंदर आएगा, क्या होगा, हम अमीर होंगे, हमारा धन बढ़ेगा। और बाहर से शिक्षा अगर हमारे पास आएगी तो हमारा क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो पहले भी लोग इसीलिए यात्रा करते थे ताकि कि उनकी जो है सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो और उसमें समृद्धि हो, मतलब उसका और अधिक विकास हो। ये सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, इसी के ऊपर सवाल बनते हैं और आपको ऐसे ही सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही सिंपल शब्दों में आंसर लिख देना है, कोई नंबर कट नहीं करता है। मेन चीज़ है कि इधर से पढ़ोगे एज इट इज़ तो रटना पड़ेगा, मेरा समझाया हुआ समझ के लिखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। चलो अब हमारे भारत देश की बात हो रही है, यहाँ पर देश के नाम। हमारे देश के क्या नाम है, हम क्या क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। पर ऑफिशियली आपसे पूछे हमारे कितने नाम हैं, दो नाम हैं। कौन से, इंडिया और भारत। ऑफिशियली हमारे कितने नाम हैं, दो नाम हैं, तो इंडिया और भारत। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया शब्द कहाँ से आया और भारत शब्द कहाँ से आया, दोनों के दोनों। तो इंडिया शब्द निकला है आपका इंडस से। किससे निकला है, इंडिया शब्द निकला है आपका इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और यूनानी भाषा में इसको बोला गया है इंडस, ठीक है। इंडस से निकल गया इंडिया। अब ये बोल रहा है कि एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, विश्व मानचित्र वाला जो है उसमें। जब आप ये जो मैंने आपको उत्तर पश्चिम वाला इलाका बताया था ना, जब हम उससे भी थोड़ा और ऊपर जाके देखेंगे तो हमको ये ईरान यूनान ये वाला पार्ट मैप के अंदर दिख जाएगा। चलिए, ये बोल रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, ये मान लीजिए ये भारत का ये नक्शा हो गया और उत्तर पश्चिम की तरफ से इधर से ईरानी और यूनानी लोग आए थे हमारे यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला था, इसको इंडस नाम दे दिया, जिसको सिंधु कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर एक नदी बहती है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु को इन्होंने क्या बोला, इंडस। सिंधु को उस बात इन्होंने यूनानी भाषा में क्या बोला गया, इंडस। और इंडस से क्या नाम पड़ गया, इंडिया नाम पड़ गया, ठीक है। अब आगे सिंधु को ये लोग और क्या बोलते थे, हिदोस या इंदोस, या तो हिदोस बोलते थे। अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े लेटर में आपको लिख देता हूँ, हिदोस बोलते थे या इंदोस बोलते थे, ठीक है। हिदोस या इंदोस बोलते थे, इसी से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हो गई। और इसके जो पूर्व भाग में, जैसे ये नदी यहाँ पे बह रही है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, इसका पूर्वी भाग हो गया। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उस समूह के लिए इन्होंने, इस इधर की साइड में जो लोग रहते थे ना, इस समूह के लिए इन्होंने इंडिया शब्द का यूज कर लिया कि ये भाई सिंधु नदी बह रही है, इसको हम हिंदोस या इंदोस बोल रहे हैं। और इसके जो पूर्व में लोग रहते हैं, क्योंकि वो सिंधु के पूर्व की साइड में रहते थे, इसलिए उसको इन्होंने, इस क्षेत्र को उन्होंने इंडिया नाम दे दिया। जहाँ पे ये लोग रहते थे उस क्षेत्र को इंडिया नाम दे दिया। और इस समूह का उल्लेख, जिसकी बात ये यूनानी और ईरानी लोग कर रहे थे, इसी को हमारे भारत की एक रचना ऋग्वेद, 4 वेद हैं, आपको पता होगा, नोट कर लीजिए नहीं पता तो। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा। उसमें सबसे पुराना कौन सा है, अपना ऋग्वेद है। ऋग्वेद कितना वर्ष पुराना है, सवाल पूछ लिया तो 3500 वर्ष पुराना है। तो ऋग्वेद में भी इस जो क्षेत्र का उल्लेख मिलता है और उसके लिए क्या नाम यूज किया गया है, भरत। उस एरिया में जो लोग रहते थे उसके लिए क्या नाम यूज किया गया है, वर्ड भरत। और उस भरत से ही क्या बन गया, भारत, ठीक है। इंडस शब्द आया, यूनानी और ईरानियों ने सिंधु नदी के उधर जो एरिया था, लोग रहते थे, उसको इंडस बोला, इंडस से बन गया इंडिया। और
ऋग्वेद के अंदर उस क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता था, उस क्षेत्र प्रदेश के लोगों को भरत कहा जाता था, उससे नाम पड़ गया भारत। तो ये अपने दो नाम हो गए, इंडिया और भारत। चलो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अतीत के बारे में कैसे जाने, आइए सिंपल सा एक और टॉपिक इसी का पार्ट है, इससे सवाल बन सकता है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ अभी के अभी कि अतीत के बारे में कैसे जाने। आपको कल के बारे में कैसा पता चलेगा, अखबार के बारे में। आपको एक महीने पहले का कैसे पता चलेगा, कोई भी आपके पास में मैगजीन है, बुक है, उससे पता चल जाएगा, रेडियो से, टीवी से, कोई भी पुरानी किताब है। महाभारत काल में क्या हुआ था, तो हमारे पास ग्रंथ हैं, हमारे पास में अलग अलग कितने 18 ग्रंथ हैं, ठीक है। तो आपके पास में ग्रंथ है, ग्रंथ में पढ़ लिया आपने, वेद में पढ़ लिया। उस वक्त की जो मेडिकल साइंस थी वो कैसी थी, तो चरक संहिता पढ़ ली। इस तरह से पुरानी चीज़ों के बारे में हम कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। लोगों की आदत होती है चीज़ों को लिख के रखने की, रिकॉर्ड रखने की। तो पुराने ज़माने में जो चीज़ें लिख के रखी जाती थी उनको पांडुलिपियाँ कहते थे। हमारे जो भारत में पुराने लोग थे, हमारे ऋषि मुनि थे, वो लोग क्या करते थे, इन चीज़ों को पांडुलिपियों के रूप में लिख देते थे। आजकल तो आपके पास कॉपी है, पेज है वाइट एकदम चकास, उसके ऊपर आप लिखते हैं। उस वक्त तो पेपर की, कागज़ की खोज ही नहीं हुई थी। तो कागज़ की खोज से पहले क्या होता था, भुर्ज नाम का पेड़ होता था, हिमालय के क्षेत्रों में भुर्ज नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल निकाल के उसकी छाल से ऐसे पेपर नुमा आकृति तैयार की जाती थी। फिर उन अलग अलग को एक साथ में धागे से या किसी चीज़ से बांध देते थे छेद करके, और उसके ऊपर फिर लिखते थे, या तो मोर पंख से या लकड़ी को आगे से तिकोना करके उससे लिखते थे, और इनको साथ में सम्मिलित करके रखते थे। तो ये चीज़ें क्या कहलाती थी, पांडुलिपियाँ कहलाती थी। ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ है जिसका आपको यहाँ पे फोटो दिखाया जा रहा है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसको समझ लीजिए। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना, इनको क्योंकि हाथ से लिखते थे इसलिए इनको क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किससे बना है, लैटिन भाषा का शब्द है मैन्यू। लैटिन भाषा का शब्द क्या है, मैनू। लैटिन भाषा का शब्द है मैनू। मैनू का मतलब होता है हाथ से, ठीक है, मैनू का अर्थ होता है हाथ से। इस मैनू से शब्द बना मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट को ही क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर, पांडुलिपि कहा जाता है। ये किससे बनती थी, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनती थी, अथवा ताड़ पत्रों से बनती थी। ताड़ पत्र या भूर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था। जो मैंने आपको बताया, छाल से एक विशेष आकृति तैयार की जाती थी जो कि आपको इमेज के अंदर दिख भी रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भोजपत्र बोलते हैं। आजकल भी आप कहीं देखना, जो पुराने ये होते हैं साधु बाबा, और ये जो हवन वगैरह करते हैं, या देखा होगा हिंदुओं के अंदर प्रचलित है वो जो ताबीज वगैरह बनाते हैं, तो एक हल्का ब्राउन कलर का एक पेपर होता है जिसके ऊपर वो मंत्र लिखते हैं या यंत्र वगैरह बनाते हैं। तो वही, उसी को हम भोजपत्र बोलते हैं। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, उसी को भोजपत्र बोलते हैं, और इसके ऊपर ये चीज़ें लिखते थे। आज आपको मैं खाली पेज दे दूँ वाइट, आप उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कीजिए, क्या आप इस तरह लिख पाएंगे, ऊपर नीचे हो जाती है लाइन। उस वक्त देखिए लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, उसके बावजूद कितना अच्छे से जमा जमा के लिखा है ना। तो ये पांडुलिपि है जो मैंने आपको बताया, वही चीज़ है, इसके अंदर कुछ नया नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा इमेज पहले ऐड हो गई है, ये वापस नीचे कर लेंगे अपन। अब देखिए, हमको कुछ ग्रंथ तो पहले के मिल गए, ठीक है, पर ये भोजपत्र और क्या है, पेड़ से बनी हुई है। अब ये पत्ते हैं, आप कोई पत्ता पेड़ से तोड़ के रखिए, थोड़े दिन में वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, छाल उतार के रखिए, थोड़े दिन में वो नष्ट हो जाएगी। कुछ सुरक्षित रह जाती है, कुछ को कीड़े लग जाते हैं, सल गड़ जाते हैं। तो कितना ही कुछ पहले के ज़माने में लिखा गया होगा, पर टाइम के साथ वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वो पूरा क्या हो गया, सड़ गल गया। और कुछ जो है बची हुई हमारे पास अभी भी रह गई। कहाँ पर, किसी ने मंदिर के अंदर संभाल के रख ली, कोई बड़े सेठ ने अपने पास संभाल के रख ली, बड़े बड़े बौद्ध विहार थे उसके अंदर किसी ने प्रिजर्व करके रख लिया, संभाल के रख लिया, तो वो हमें मिल गया, और बाकी हमें नहीं मिला। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ की महाकाव्य, कविताएं, नाटक और राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान, हर चीज़ हमको इन पुस्तकों में मिली है, ठीक है। पुराने ज़माने के जो नाटक लिखे हुए हैं, पुराने ज़माने की जो कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, राजाओं ने जो काम किए, जो उन्होंने विजय प्राप्त की, जो उन्होंने मंदिर बनवाए, ठीक है, जो उन्होंने बौद्ध स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, गुफाएं बनवाई, वो सारा कुछ, उस वक्त की जो विज्ञान थी, टेक्नोलॉजी थी, जो कला थी, सब की सब इन भोजपत्रों के ऊपर लिख के रखी गई थी। कुछ हमें मिल गई और कुछ हो गई नष्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सी भाषाओं में मिले हैं पूछ लिया जाए, प्राचीन
समय से प्राप्त पांडुलिपियों में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो हमने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है, इसके अंदर संस्कृत का प्रयोग हुआ है, प्राकृत भाषा का, तमिल भाषा का, इन सभी भाषाओं में मिला है। जो बड़े लोग थे ना, राजा, बड़े बड़े विद्वान पंडित, वो संस्कृत बोलते थे, और जो आम लोग हैं, कॉमन मैन अपनी तरह, वो लोग कौन सी भाषा का यूज़ करते थे, प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे। चलिए आगे। अब देखिए, पिछले ज़माने के पहले के सालों के हमको ग्रंथ मिल गए, वो लिखित में मिल गए पेपर के ऊपर, वो नष्ट हो सकते हैं। और हम पिछली चीज़ों के बारे में कैसा पता लगा सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़िए, मैं अभी बताता हूँ। कागज़ों के ऊपर तो लिखा हुआ मिला ही है, इसके साथ में बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते थे या राजा होते थे, वो क्या करते थे, किसी गुफा की दीवार के ऊपर, किसी बड़े पत्थर के ऊपर, मटकों के ऊपर, मिट्टी के बर्तन बना के उनके ऊपर, अपने सिक्के बना के उनके ऊपर, या फिर धातु जो भी लोहा तांबा, उसके ऐसे पतड़े बनाते थे, छोटी छोटी पट्टियाँ, और उसके ऊपर खुरद खुरद के लिखते थे, खुरद खुरद के। क्यों लिखते थे खुरद खुरद के? पेपर के ऊपर मैंने लिखा, पेपर जल गया, पेपर फट गया, पेपर खत्म हो गया, उड़ गया, पानी में भीग गया। पर अगर मैं यही चीज़ एक लोहे के पतड़े के ऊपर खोद खोद के लिख दूं, जैसे कुछ बच्चे स्कूल के अंदर करते हैं, बेंचों के ऊपर खोद खोद के अपना नाम लिख देते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ अजीब अजीब से नाम लिख के आ जाते हैं। क्यों लिख के आ जाते हैं? पहली चीज़ तो ये गलत है, करना नहीं चाहिए, पर वो क्यों लिख के आ जाते हैं कि हाँ अब मिटा के बताओ कोई देखो, है ना, वो मिटता नहीं है। तो ये लोग भी इसके ऊपर इसलिए लिखते थे ताकि ये लॉन्ग टर्म तक चले रहे। हमने जो बड़े बड़े कार्य किए, हमने जिस राजा को हराया, हमने जो मंदिर बनवाया, हमारी आगे तक फेमस रहनी चाहिए। आज भी हमको फेम की कितनी भूख है कि मैंने जो किया वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना, मेरी फर्स्ट रैंक आ गई तो अखबार के अंदर आना चाहिए, इससे क्या होगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। उसी तरह से लोग भी, ये जो राजा लोग, ये जो बड़े बड़े धनी लोग थे, वो अपनी चीज़ों को खुदवा के लिखवा के रखते थे ताकि उनको लगे कि हम तो भली मर जाएं, पर आगे आने वाले लोग और जो हैं उनके बीच में हमारा नाम अमर रहे। इसी चीज़ के लिए वो ठोस धातुओं पे लिखवाते थे ताकि उनको जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिटे नहीं, ख़त्म ना हो, और उस चीज़ का हमको फ़ायदा हुआ। कैसे? वो चीज़ें अगर हमें मिली तो आज उस वक्त के इतिहास को जानने में हमको आसानी होती है। चलिए, यही चीज़ है, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो ये सवाल मैंने आंसर पहले ही दे दिया, क्या है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या क्या कारण थे और इसमें क्या कठिनाई आती थी? कठिनाई ये आती थी, पेपर पे लिखना इजी है, पर कोई बड़ा पत्थर है, अब उस पर लिखने के लिए सीडी बनाओ, फिर ध्यान रखो कि लाइन ऊपर नीचे ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, अगर कोई गलती से गलत खोद दिया तो अब उसको कैसे भरेंगे? पेपर में तो मिटा दिया, पेपर फाड़ के नया लिख दिया, और बड़े से पट्टी के ऊपर एक गलती हुई तो पूरा गया। तो कठिनाइयाँ भी आती थी, और एक बार लिखने के बाद वो लॉन्ग टर्म चलती थी। जैसे कि सम्राट अशोक था, मौर्य सम्राट, मूवी भी देख ली, नाटक भी आ गया, जानते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में। तो उसने अपने जो है अभिलेख लिखवाए थे, शिलालेख लिखवाए थे, तो उसका इतना फ़ायदा हुआ कि आज उस बेस पे हम पूरा मौर्य साम्राज्य, पूरा अशोक का टाइम पीरियड इजीली पढ़ सकते हैं। अब एक यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि आपके सामने ये एक धातु का पतड़ा है, इसके ऊपर जो है लिपि लिखी हुई है। तो ये जो अभिलेख है ये किसका है? ये मौर्य सम्राट अशोक का है, जो कि 2 लिपियों में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? यूनानी लिपि में और अरामाइक लिपि में। लिपि और भाषा में अंतर बताता हूँ। लिपि वो जो हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, और भाषा वो जो हम बोलते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, लिपि और भाषा 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको पहले मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। इधर आइए, मैंने आपको बोला तुम पढ़ो, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? तुम पढ़ो, ये लिख दिया। अब मैं एक इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता हूँ जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं। ये देखिए नीचे देखिए, तुम पढ़ो, यहां लिख देता हूं, तुम पढ़ो, ये लीजिए। अब ये मैंने क्या लिखा? तुम पढ़ो, और ये TUMPADHO, पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, बोलने में दोनों सेम है। तो मैं भाषा यूज कर रहा हूँ, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा यूज कर रहा हूँ। पर अगर मैं बोलूँ कि क्या ये और ये सेम है, पढ़ने में सेम है, क्या लिखने में सेम है? नहीं, ये देवनागरी लिपि है, ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज है, ठीक है। तो यही अंतर है, इसको हम बोलेंगे लिपि। ये जो मैंने लिखा है 2 अलग अलग चीज़ों को, ये है 2 अलग अलग लिपि, और जो मैं बोल रहा हूँ वो है भाषा। समझ में आ गई बात? लिखना अलग है पर बोलना सेम है। तो जो बोला जाए वो भाषा। अभी मैं बोलूँ, कोई दूसरी भाषा में बोलूँ तो वो भाषा चेंज हो जाएगी। मैं संस्कृत बोलूँ, मैं पंजाबी बोलूँ, मैं गुजराती बोलूँ, पर उसको लिखूँ मैं हिंदी में या इंग्लिश वाले वर्ड में, तो लिपि अलग होती है और भाषा अलग होती है, ठीक है। ये हिंदी भाषा है
पर ये हिंदी लिपि नहीं है। ये कौन सी लिपि है? हमारी देवनागरी लिपि है, इसको ध्यान रखना। लिपि और भाषा में अंतर समझ में आ गया। तो ये चीज तो एक ही लिखी हुई है, इसको पढ़ने में सेम ही होगा, पर इसमें लिखने वाली लिपियाँ कौन सी थी? यूनानी और अरामाइक लिपि थी। और इसी को समझाने के लिए मैंने आपके ऊपर वो इमेज ऐड की थी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आ गई थी ना, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ये तो है आपकी यूनानी लिपि, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये अलग अलग MOY ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे, ये है आपकी यूनानी लिपि। और ये जस्ट नीचे जो है ये आपकी है अरामाइक लिपि। इन दो लिपियों में अशोक का वो अभिलेख लिखा गया है। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया, यहाँ तक हो गया। एक और चीज़, ये क्या बोल रहा है? इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ये जो पुरानी वस्तुएं हैं, जैसे कि कोई पट्टी मिल गई, कोई मटका मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरानी वस्तुएं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर पुरातत्वविद जो है पत्थरों से, ईंटों से बनी हुई चीज़ें, प्राचीन चित्र, ठीक है, प्राचीन लिपि और जो भी पुरानी वस्तुएं मिली है उन सब का क्या करता है? अध्ययन करता है। सिंपल है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको फोटो दिखा रहा है। एक तो दे रखा है ये मटका बना हुआ है, मिट्टी का पात्र बना हुआ है, और ये आपको दो दिख रहे हैं, ये क्या है? ये सिक्के हैं। आज के सिक्कों से अलग है ना। पहले ऐसे नहीं थे कि एक तरफ तो वो सारनाथ के अशोक स्तंभ वाला चिन्ह बना हुआ है, वो शेर, और दूसरी तरफ आपका सिक्का बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आजकल के सिक्के इस तरह से होते हैं ना अपने, गोल राउंडेड, और अब तो नए आ गए 5 का, 10 का, 20 का, अलग अलग तरह के। पहले आते थे 1 रुपये का, 8 अन्ना, 4 अन्ना, हमने तो वो भी देखे। तो ये उस वक्त से अलग है। अब ये सिक्का है, देख लो, ये क्या है? सिक्का है। ये भी क्या है? सिक्का है। ये चांदी के सिक्के हैं। ये मिट्टी के पात्र आपको आज भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो देखो उस वक्त तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर फिर भी इन लोगों ने इसके ऊपर देखो बना के और बढ़िया डिज़ाइन वगैरह कर रखी, और ये अभी तक चल रहे हैं, हजारों साल पुराने के अभी तक चल रहे हैं। क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी थी उनकी। इसके अलावा ये लोग देखो, इसने क्या बताया कि इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 साल पहले होता था। 4 साल पहले की मटकी नहीं मिलती है इजीली, 400 साल पहले की नहीं मिलती। यहाँ 4700 साल पहले का ऐसा ये पात्र मिला है, और पुराना चांदी का सिक्का मिला है। और इन तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले इस तरह के सिक्कों का प्रयोग होता था। तो आज के सिक्कों से कैसे भिन्न है? भिन्न है। अब देखो इसके ऊपर क्या है? अलग अलग तरह की पशु की आकृतियां हैं, खुरद के बनाया गया है, और कोई शेप नहीं है, चौकोर तरह के हैं, गोलाकार नहीं है। ये पंचमार के सिक्के हैं, आहत सिक्के इनको बोलते थे। क्या करते थे? इनको ऐसे कूट के बनाया जाता था और इनके ऊपर छाप लगा दी जाती थी कूट के, तो इनको आहत सिक्के भी बोलते हैं। आगे दूसरी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। चलो ये मैंने सब समझा दिया है आपको। ये क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों को ढूंढते, कोई भी पुरानी चीज़, आप पुराने ज़माने की मछलियों की हड्डियाँ, घोड़े की हड्डियाँ, आदमी की, जानवरों की हड्डियाँ, पत्थर, मिट्टी, जला हुआ अनाज, उस वक्त का जो भी कुछ मिला है उन सबको इकट्ठा करके उनका अध्ययन करके इतिहास का पता लगाने का कार्य पुरातत्वविद करता है। अब ये पूछ रहा है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? कपड़ों के अवशेष क्या मिलते होंगे? नहीं मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि कपड़ा इजीली सड़ गल जाता है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो बहुधा कपड़ों के अवशेष इनको नहीं मिले होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जो पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारी है उसके लिए प्राय किस शब्द का प्रयोग होता है? स्रोत का। स्रोत शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? तो पुरातत्व से प्राप्त सामग्रियों से, जहाँ से हमको जानकारी मिलती है, उसके लिए स्रोत शब्द का प्रयोग होता है। चलिए ठीक है। इतिहासकार किसे कहा जाता है? जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, पुरानी जो वस्तुएं मिली हैं उनका अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। और जो पहले बीत चुका है सिर्फ उसका अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। एक पुरातत्वविद है, उसने पूरी खोज, वैसे
इक्वली होते हैं, सेम ही होते हैं, पर फिर भी मान लीजिए किसी एक ने बहुत खुदाई उदाई की, पुरानी चीज़ निकाली, उसके बारे में पता लगाया टेक्नोलॉजी से, ये था, अब उसने एक पूरी जानकारी रख दी, दूसरी जगह से कुछ और ढूंढा, किसी और बंदे ने दूसरी जगह पे कुछ और ढूंढा, उसकी जानकारी ले ली। इतिहासकार क्या करेगा, उन सभी जानकारियों को सम्मिलित करके उनको एक फॉर्मेट में लाएगा, उनका अध्ययन करेगा, वो क्या कहलाएगा, इतिहासकार कहलाएगा। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। हमको पता चला पिछले लोग क्या खाते थे, किस तरह से खेती करते थे, किस तरह के बर्तन बनाते थे, किस तरह के कपड़े बनाते थे, तो हम एक इमेज, एक फिल्म बना सकते हैं कि इस तरह के लोग रहते थे, इस तरह का कपड़ा पहनते थे, इस तरह की उनकी दिनचर्या थी, ये खाते थे, ये खेलते थे, इस तरह से पूरी एक फिल्म बन सकती है उसके ऊपर। मोहनजोदड़ो करके आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है। चलो तक तो दोस्तों ये आपका चैप्टर जो था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब बचे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। वीडियो समझ में ना आया है तो 2 बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी आपके बुक के अंदर के क्वेश्चन है और जो भी बुक के पीछे के क्वेश्चन है या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा हम आपको अच्छे से बोर्ड पे करवाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। थैंक यू।